बिना किसी मोटर, बिना किसी पंप या हृदय के एक विशालकाय पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से तक पानी कैसे पहुंचता है? और वो ऊंचाई कभी-कभी 100 या 130 मीटर से भी अधिक हो सकती है। बिल्कुल। प्रकृति के इस मूक लेकिन अत्यंत शक्तिशाली सिस्टम ने हमेशा से हैरान किया है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हाँ। जीव विज्ञान के पौधों में परिवहन या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स विषय पर आधारित हमारे पास प्रामाणिक शोध और अध्ययन सामग्री का एक पूरा स्टैक है। हमारा मिशन इन जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को बिल्कुल स्पष्ट और स्टेप बाय स्टेप तरीके से डिकोड करना है। और ये चर्चा विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए बहुत काम की है जो बोर्ड परीक्षा या नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, या फिर उन सभी के लिए जो ये समझना चाहते हैं कि हमारे आसपास मौजूद ये शांत पेड़ असल में कितने शानदार इंजीनियर हैं। तो चलिए इस अदृश्य प्रणाली के काम करने के तरीके को खोलकर देखते हैं। इस पूरे विषय की पृष्ठभूमि में जो बात सबसे अधिक विस्मित करती है, हाँ? वो यह है कि पौधों को जीवित रहने के लिए जंतुओं से कहीं अधिक दूरी तक पदार्थों को ले जाने की आवश्यकता होती है। और वो भी बिना किसी संचार प्रणाली के, मतलब बिना किसी सर्कुलेटरी सिस्टम के। एकदम सही। हमारे शरीर में तो रक्त को पंप करने के लिए एक धड़कता हुआ दिल है, हाँ। लेकिन पौधों के पास ऐसा कुछ नहीं है। जड़ें जो पानी और खनिज मिट्टी से सोखती हैं, उसे गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल विपरीत तने के सबसे ऊपरी सिरे तक पहुंचाना होता है। हाँ, ऊपर की तरफ। और दूसरी तरफ पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के जरिए जो भोजन बनता है, हाँ। उसे जड़ों की गहरी और अंधेरी दुनिया तक नीचे भेजना होता है। हाँ। तो ये सिर्फ सिद्धांतों का समूह नहीं है, बल्कि भौतिकी और जीव विज्ञान का एक बेहतरीन तालमेल है। और ये जो तालमेल है ना, ये वास्तव में सूक्ष्म स्तर से शुरू होता है। अगर एक 100 मीटर ऊंचे पेड़ की बात करनी है तो शुरुआत एक छोटी सी कोशिका से करनी होगी। बिल्कुल, बुनियादी स्तर से। कोशिकाओं के बीच या कोशिका के भीतर ही पदार्थों का जो छोटी दूरी का सफर होता है, उसका सबसे बुनियादी तरीका विसरण या डिफ्यूजन है। हाँ, डिफ्यूजन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विसरण एक पूरी तरह से निष्क्रिय प्रक्रिया है। पैसिव प्रोसेस। मतलब इसमें कोई ऊर्जा नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। इसमें कण बिना किसी बाहरी ऊर्जा के अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः ही गति करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इस निष्क्रिय प्रक्रिया को अगर रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर समझा जाए तो ये बहुत सरल हो जाती है। जैसे अगर एक बंद कमरे के किसी एक कोने में परफ्यूम की शीशी खोल दी जाए तो कुछ ही मिनटों में वो महक पूरे कमरे के हर हिस्से में महसूस होने लगती है। हाँ, क्योंकि परफ्यूम के कण वहां से जहां उनकी मात्रा बहुत ज्यादा थी, उस दिशा में फैलने लगते हैं जहां वे बिल्कुल नहीं थे। पौधों में विसरण ठीक ऐसे ही काम करता है। इसमें पौधे की कोई ऊर्जा यानी कोई एटीपी खर्च नहीं होती। ये एक धीमी लेकिन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विशेष रूप से गैसों के लिए। तो पौधों में आदान प्रदान का ये एकमात्र साधन है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। हाँ, पत्तियां जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ती हैं, वो इसी विसरण के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी तकनीकी बाधा भी है। कोशिका की जो बाहरी झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो मुख्य रूप से लिपिड यानी वसा से बनी होती है। फैट से बनी होती है, हाँ। अब जो कण लिपिड में घुलनशील हैं, वे तो इस झिल्ली को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो कण लिपिड में घुलनशील नहीं है, विशेषकर जलरागी या हाइड्रोफिलिक कण, जिन्हें पानी पसंद है, वे इस वसा की दीवार को पार नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि तेल और पानी वैसे भी एक साथ नहीं मिलते। तो ऐसे कणों को अंदर या बाहर जाने के लिए एक विशेष मदद की आवश्यकता होती है। और यहीं पर सुसाध्य विसरण, जिसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, उसकी प्रक्रिया सामने आती है। झिल्ली में मौजूद कुछ विशेष प्रोटीन दरवाजे या एक सुरक्षित सुरंग की तरह काम करते हैं। इन विशेष द्वारों को कैरियर प्रोटीन कहा जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या इनमें भी एटीपी खर्च नहीं होती? नहीं, ये प्रोटीन भी विसरण के नियम का ही पालन करते हैं। यानी पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही जाता है और इसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। बस फर्क इतना है कि ये प्रोटीन उन जलरागी कणों को एक रास्ता मुहैया कराते हैं। जैसे पोरिन होते हैं। हाँ, पोरिन जो प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली में इतने बड़े छिद्र बनाते हैं कि छोटे प्रोटीन भी उनमें से गुजर सकें।
इसी तरह पानी के अणुओं के लिए एक्वापोरिन होते हैं। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इन प्रोटीन्स के काम करने की 3 मुख्य दिशाओं को समझना बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल। पहला है सिम्पोर्ट, जहां 2 अलग-अलग प्रकार के अणु एक साथ एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं। जैसे 2 दोस्त एक साथ एक दरवाजे से अंदर जा रहे हों। सही कहा। दूसरा है एंटीपोर्ट, जहां 2 अणु विपरीत दिशाओं में चलते हैं, एक अंदर आ रहा है तो दूसरा बाहर जा रहा है। और तीसरा है यूनिपोर्ट, जहां एक अणु किसी दूसरे अणु की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से अकेले ही आर पार जाता है। तो ये तो बात हुई सांद्रता के बहाव के साथ चलने की। लेकिन ऐसा भी तो होता है जब कोशिका को कोई ऐसी चीज चाहिए जो बाहर बहुत कम मात्रा में है और अंदर पहले से ही ज्यादा है। यानी सांद्रता प्रवणता के बिल्कुल विपरीत दिशा में जाना, निम्न से उच्च सांद्रता की ओर। हाँ, तो इस मुश्किल काम के लिए सक्रिय परिवहन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट का उपयोग होता है। ये विसरण का ठीक उल्टा है। इसमें जो विशेष प्रोटीन पंप होते हैं वे एटीपी के रूप में ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसे कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि पानी को ढलान पर नीचे बहने देने के बजाय बिजली की मोटर का उपयोग करके उसे जबरदस्ती छत की टंकी में ऊपर चढ़ाना। ये तुलना एकदम सटीक है। ये सक्रिय परिवहन पौधों के लिए जीवन रक्षक है। मिट्टी में कई बार नाइट्रोजन, पोटेशियम या फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण खनिज बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं, जबकि जड़ की कोशिकाओं के अंदर उनकी मात्रा पहले से ही अधिक होती है। हाँ, तो ऐसे में विसरण तो काम करेगा नहीं, उल्टा अंदर का खनिज बाहर चला जाएगा। इसलिए पौधे अपनी मूल्यवान ऊर्जा यानी एटीपी का निवेश करके इन खनिजों को बलपूर्वक अपनी जड़ों में खींच लेते हैं। यह एक अत्यंत चयनात्मक प्रक्रिया है ना? बिल्कुल सिलेक्टिव, जहां कोशिका झिल्ली के पंप ये तय करते हैं कि क्या अंदर आएगा और क्या नहीं। छोटी दूरी के इस परिवहन तंत्र के बाद एक और बुनियादी लेकिन सबसे अहम विषय पर आते हैं, पादप जल संबंध और परासरण। हाँ, प्लांट वाटर रिलेशंस। स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड बार बार आता है, जल विभव या वाटर पोटेंशियल, जिसे ग्रीक अक्षर साई से दर्शाया जाता है। यह अक्सर बहुत उलझा हुआ लगता है। अगर इसे सरल शब्दों में तोड़ा जाए तो पानी के अणुओं में अपनी एक गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी। वे हमेशा एक निरंतर रैंडम गति में रहते हैं। तो शुद्ध पानी में इस गतिज ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी? बिल्कुल, सबसे अधिक होती है, इसलिए उसका जल विभव सबसे अधिक होता है। इस जल विभव के गणित को समझना आगे की सभी प्रक्रियाओं की नींव है। मानक तापमान और बिना किसी बाहरी दबाव के शुद्ध जल का जल विभव हमेशा 0 माना जाता है, जो कि इसका अधिकतम मान है। हाँ, अब जैसे ही इस शुद्ध जल में कोई विलेय या सॉल्यूट मिलाया जाता है, मान लीजिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक या चीनी घोल दी जाए, तो क्या होता है? चीनी के कण पानी के अणुओं के साथ जुड़ जाते हैं। एकदम सही। इससे पानी के उन स्वतंत्र अणुओं की संख्या कम हो जाती है जो पहले आजादी से घूम रहे थे। स्वतंत्र अणुओं की कमी का सीधा अर्थ है गतिज ऊर्जा में कमी। और ऊर्जा में कमी का मतलब है जल विभव का कम होना। चूंकि अधिकतम मान 0 था, अतः कम होने पर यह 0 से नीचे चला जाता है, यानी ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। हाँ, नेगेटिव हो जाता है। पानी के बहाव का एक ही सार्वभौमिक नियम है, पानी हमेशा उच्च जल विभव जहां वो शुद्ध है, वहां से निम्न जल विभव की ओर बहता है जहां घोल कड़ा है। और जब पानी का यह बहाव एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार होता है, यानी एक ऐसी छलनी जो केवल पानी को आर पार जाने दे लेकिन चीनी के कणों को रोक ले, तो इस विशेष प्रक्रिया को परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में कराए जाने वाले आलू के परासरण मापी वाले क्लासिक प्रयोग से इसे बहुत आसानी से विजुअलाइज किया जा सकता है। एक कच्चा आलू लेकर उसे अंदर से खोखला कर लिया जाता है। हाँ, पोटैटो ऑस्मोमीटर। उस खोखले हिस्से में चीनी का एक बहुत गाढ़ा घोल भर देते हैं। अच्छा। और फिर उस आलू को शुद्ध पानी से भरे एक बीकर में रख देते हैं। कुछ घंटों बाद देखने पर पता चलता है कि आलू के अंदर चीनी के घोल का स्तर अपने आप ऊपर उठ गया है। ये प्रयोग परासरण को प्रत्यक्ष रूप से देखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इस स्थिति में आलू की जीवित कोशिकाएं उस वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का काम कर रही हैं। बीकर में मौजूद शुद्ध पानी का जल विभव अधिकतम है, यानी 0। और आलू के अंदर जो चीनी का गाढ़ा घोल है उसका जल विभव बहुत कम है, यानी ऋणात्मक। तो नियम के अनुसार पानी स्वतः ही बीकर से निकलकर आलू की कोशिकाओं को पार करता हुआ अंदर चीनी के घोल की तरफ गति करता है, जिससे अंदर का स्तर बढ़ जाता है।
यही परासरण का मूल सिद्धांत है जो जड़ों को मिट्टी से पानी सोखने में मदद करता है। इसी परासरण से जुड़ी एक और दिलचस्प स्थिति पैदा होती है जिसे जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। इसका असर पौधों की कोशिकाओं पर बहुत गहरा होता है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी पौधे की कोशिका को अति परासारी या हाइपरटोनिक घोल में रख दिया जाए, यानी एक ऐसा बाहरी घोल जो कोशिका के अंदर के साइटोप्लाज्म से बहुत ज्यादा गाढ़ा हो। ऐसी स्थिति में कोशिका के अंदर का जल विभव अधिक होता है और बाहर का कम। नतीजा ये होता है कि पानी कोशिका से बाहर निकलकर गाढ़े घोल में जाने लगता है। तो कोशिका सिकुड़ जाती है। हाँ, कोशिका का सारा जीव द्रव्य सिकुड़कर कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल से दूर हो जाता है। और यदि स्थिति को पूरी तरह से उलट दिया जाए, यानी कोशिका को अल्प परासारी या हाइपोटोनिक घोल में रखा जाए, एक ऐसा घोल जो कोशिका के अंदर के तरल की तुलना में बहुत पतला हो, जैसे शुद्ध पानी, तो पानी तेजी से कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। पानी के अंदर आने से कोशिका फूलने लगती है और उसका जीव द्रव्य बाहरी कठोर कोशिका भित्ति पर एक अंदरूनी दबाव डालता है। इसी दबाव को स्फीति दाब या टर्गर प्रेशर कहते हैं। बिल्कुल, टर्गर प्रेशर, ये स्फीति दाब पौधों के ढांचे के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी दाब के कारण तने, पत्तियां और फूल सीधे और तने खड़े रहते हैं। तभी जब गर्मियों में पौधे को पानी नहीं मिलता तो ये स्फीति दाब कम हो जाता है और पत्तियां मुरझाकर लटक जाती हैं। हाँ, क्योंकि उनका टर्गर प्रेशर खत्म हो जाता है। यहाँ तक तो हमने एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच होने वाले छोटे सफर को समझ लिया, लेकिन अब एक बहुत बड़ा व्यावहारिक सवाल सामने आता है। स्रोत बताते हैं कि केवल 50 माइक्रोमीटर की दूरी तय करने में विसरण को 2.5 सेकंड का समय लगता है, जो कि बहुत धीमा है। हाँ, इतनी धीमी गति कि अगर पानी को इसी तरीके से 1 मीटर ऊपर जाना हो तो सालों लग जाएंगे। फिर एक विशाल सिकोया पेड़ या सफेदे के पेड़ के 100 मीटर ऊंचे शीर्ष तक पानी पहुंचता कैसे है? यह स्पष्ट है कि सिर्फ विसरण से यह संभव नहीं है। इस लंबी दूरी की चुनौती से निपटने के लिए प्रकृति ने थोक प्रवाह या बल्क फ्लो का तंत्र विकसित किया है। बल्क फ्लो? हाँ, यह विसरण या परासरण से बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। थोक प्रवाह मुख्य रूप से 2 बिंदुओं के बीच दबाव के अंतर के कारण होता है। इसकी तुलना शायद एक नदी के तेज बहाव से की जा सकती है। एकदम। नदी में केवल पानी ही नहीं बहता, पानी के साथ मिट्टी, छोटे पत्थर और पत्ते सब एक ही गति से बहते चले जाते हैं। थोक प्रवाह में भी ऐसा ही होता है। दबाव के कारण पानी और उसमें घुले सारे खनिज एक साथ एक ही तेज गति से धकेल दिए जाते हैं या खींच लिए जाते हैं। और इस लंबी यात्रा का पहला कदम मिट्टी से शुरू होता है। जब पानी परासरण के माध्यम से जड़ों के अंदर प्रवेश करता है तो उसे जाइलम तक पहुंचने के लिए जड़ों की कई परतों को पार करना होता है। जाइलम, जो कि पौधे की मुख्य पानी की पाइपलाइन है। हाँ, इसके लिए पानी 2 अलग-अलग रास्ते अपनाता है। पहला है एपोप्लास्ट और दूसरा है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट रास्ता बड़ा ही तेज और दिलचस्प है। इसमें पानी कोशिकाओं के जीवित हिस्से के अंदर नहीं जाता। सही कहा। इसके बजाय वो निर्जीव कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के बीच मौजूद खाली जगहों से होता हुआ बिना किसी रुकावट के बहता है। लेकिन ये रास्ता तेज जरूर है, पर जड़ों की गहराई में जाकर एक बहुत बड़े अवरोध से टकराता है। हाँ, जब पानी जड़ की सबसे भीतरी परत, जिसे अंतस्त्वचा या एंडोडर्मिस कहते हैं, वहां पहुंचता है तो उसे कैस्पेरी पट्टी नाम की एक दीवार मिलती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप? हाँ, ये पट्टी सुबेरिन नाम के एक मोम जैसे पदार्थ से बनी होती है जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ या जल अभेद्य होता है। तो पानी इस मोम की दीवार को पार नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए होता है ताकि पौधा ये नियंत्रण कर सके कि जाइलम के अंदर कौन से खनिज जा रहे हैं। इस रुकावट के कारण एपोप्लास्ट रास्ते से आने वाले पानी को मजबूरन कोशिका झिल्ली को पार करना पड़ता है और जीवित द्रव्य में प्रवेश करना पड़ता है। और यहीं से दूसरा रास्ता यानी सिम्प्लास्ट मार्ग शुरू होता है। सिम्प्लास्ट मार्ग पूरी तरह से जीवित कोशिकाओं के अंदर से होकर गुजरता है। पौधों की कोशिकाएं एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं होती, अतः उनके बीच छोटे छोटे पुल या रास्ते होते हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। प्लाज्मोडेस्मेटा, पानी एक कोशिका के साइटोप्लाज्म से होता हुआ इन्हीं के जरिए अगली कोशिका में जाता है। कैस्पेरी पट्टी से टकराने के बाद सारा का सारा पानी इसी सिम्प्लास्ट मार्ग के जरिए अंततः जाइलम की नलिकाओं तक पहुंचता है। इसके अलावा जड़ों के अवशोषण को बढ़ाने के लिए एक और शानदार प्राकृतिक जुगाड़ देखने को मिलता है, जिसे माइकोराइजा कहते हैं। हाँ, माइकोराइजा।
ये कवक और पौधों की जड़ों के बीच की एक गहरी दोस्ती या सहजीवी संबंध है। कवक के पतले पतले धागे जड़ों के चारों ओर एक विशाल जाल बना लेते हैं, जिससे पानी सोखने का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है। चीड़ या पाइनस के बीज तो इस कवक के बिना अंकुरित तक नहीं हो सकते। ये सहजीवन प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब जब पानी जाइलम के अंदर सुरक्षित रूप से पहुंच चुका है, तो असली चुनौती शुरू होती है, गुरुत्वाकर्षण को हराने की। पानी ऊपर की ओर कैसे चढ़ता है? जब जड़ें मिट्टी से खनिजों को सक्रिय रूप से यानी एटीपी खर्च करके अंदर खींचती हैं, तो परासरण के नियम के अनुसार पानी भी उन खनिजों के पीछे पीछे जाइलम में आ जाता है। इससे जड़ों के अंदर एक सकारात्मक दबाव पैदा होता है, जिसे मूल दाब या रूट प्रेशर कहा जाता है। ये दाब पानी को जाइलम में थोड़ा ऊपर की ओर धकेलता है। इस मूल दाब का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण बिंदुस्राव या गटेशन की प्रक्रिया है। ये वही प्रक्रिया है ना, जिससे अक्सर सर्दियों या वसंत ऋतु की ठंडी सुबह में देखा जा सकता है। घास के तिनकों या टमाटर के पत्तों की नोक पर पानी की छोटी छोटी बूंदें लटकती दिखाई देती हैं। हाँ, कई बार लोग इन्हें ओस की बूंदें समझ लेते हैं, लेकिन ये ओस नहीं होती। ये असल में पौधे के अंदर का ही पानी होता है, जो जड़ों में बने इसी मूल दाब के कारण पत्तियों के विशेष छिद्रों से बाहर धकेल दिया जाता है। बिल्कुल, ये मूल दाब छोटे पौधों में पानी को कुछ ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए तो काफी है, लेकिन जब बात 100 मीटर ऊंचे देवदार या सिकोया के पेड़ों की होती है, तो ये छोटा सा धक्का काम नहीं आता। ऐसे विशाल पेड़ों में पानी को नीचे से धकेला नहीं जाता, बल्कि उसे ऊपर से खींचा जाता है, एक बहुत बड़ी ताकत के द्वारा। और ये ताकत उत्पन्न होती है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन से। पत्तियों से पानी का लगातार भाप बनकर वायुमंडल में उड़ना। हाँ, जो जाइलम के अंदर एक जबरदस्त तनाव या खिंचाव पैदा करता है। इस पूरी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल कहा जाता है, जो ये स्पष्ट करता है कि ऊंचे पेड़ों में पानी कैसे चढ़ता है। ये सच में हैरान कर देने वाला है कि एक पौधा अपने शीर्ष पर बैठे हुए किसी विशाल स्ट्रॉ की तरह पानी को चूस रहा है। आंकड़े बताते हैं कि एक सामान्य मक्के का पौधा दिन भर में लगभग 3 लीटर पानी पी जाता है, और एक सरसों का पौधा तो मात्र 5 घंटे में अपने पूरे वजन के बराबर पानी सोख लेता है। पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ रहा है और नीचे जड़ों से पानी खिंचता चला आ रहा है। लेकिन यहाँ भौतिकी का एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि 130 मीटर लंबा पानी का ये बारीक धागा बीच में से टूटता क्यों नहीं है? गुरुत्वाकर्षण तो उसे नीचे खींच रहा है। पानी के इस अटूट स्तंभ के पीछे पानी के ही 3 अद्भुत भौतिक गुण काम करते हैं। पहला गुण है संसंजन या कोहेजन, जिसका अर्थ है पानी के अणुओं का आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षण। वे एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े रहते हैं। दूसरा गुण है आसंजन या अडहेजन। पानी के अणुओं का जाइलम की नलिकाओं की भीतरी सतह के साथ चिपकना, ठीक वैसे ही जैसे पानी कांच की नली से चिपकता है। और तीसरा गुण है पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। इन तीनों गुणों के मिलने से पानी को एक अविश्वसनीय तन्य शक्ति या टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है, जो इतनी अधिक होती है कि वह गुरुत्वाकर्षण के भारी खिंचाव के बावजूद पानी के स्तंभ को टूटने नहीं देती। बिल्कुल। और ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कोई अनियंत्रित भाव नहीं है। ये मुख्य रूप से पत्तियों की सतह पर मौजूद बेहद सूक्ष्म छिद्रों के जरिए होती है, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये रंध्र किसी स्मार्ट बिल्डिंग के ऑटोमेटिक दरवाजों की तरह काम करते हैं। इन दरवाजों को खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी रक्षक कोशिकाओं या गार्ड सेल्स के पास होती है, जो इन रंध्रों के दोनों ओर पहरेदारों की तरह मौजूद होती हैं। जब इन रक्षक कोशिकाओं में पानी भर जाता है, तो उनका स्फीति दाब बढ़ जाता है। दबाव के कारण रक्षक कोशिकाओं की बाहरी पतली दीवारें बाहर की ओर उभर जाती हैं और अंदर की मोटी दीवारें अर्धचंद्राकार हो जाती हैं, जिससे रंध्र का छिद्र खुल जाता है। और जब पौधे में पानी की कमी होती है, तो ये दाब कम हो जाता है। कोशिकाएं सिकुड़ती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे पानी की बर्बादी रुक जाती है। पानी के इस शानदार सफर को समझने के बाद अब हमें पौधों के पोषण चक्र के एक और महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ध्यान देना चाहिए, भोजन का परिवहन। पानी तो जाइलम के जरिए नीचे से ऊपर पहुंच गया, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के जरिए पत्तियों में जो भोजन मुख्य रूप से सुक्रोज शर्करा तैयार होता है, उसका परिवहन कैसे होता है? ये जिम्मेदारी फ्लोएम नाम के ऊतक की होती है। जाइलम और फ्लोएम की कार्यप्रणाली में एक बहुत बड़ा अंतर है। जाइलम में प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है,
नीचे से ऊपर। यूनिडायरेक्शनल? हाँ, लेकिन फ्लोएम बहुदिशात्मक या मल्टी डायरेक्शनल होता है। यह भोजन को उद्गम यानी सोर्स से लेकर कुंड यानी सिंक तक ले जाता है। सोर्स यानी पत्तियां और सिंक यानी जड़ें या फल। और मौसम या जरूरत के हिसाब से यह दिशा पलट भी सकती है। ये दिशा बदलने वाली बात बहुत रोचक है। जैसे वसंत ऋतु में जब पेड़ में नई कलियां खिल रही होती हैं तो उन्हें बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस समय पत्तियां तो होती नहीं, तो जड़ों में जमा किया हुआ भोजन वापस ऊपर की ओर भेजा जाता है। इस पूरे सिस्टम को समझाने के लिए विज्ञान में दाब प्रवाह परिकल्पना या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस दी गई है। ये तंत्र बहुत ही सटीकता के साथ काम करता है। अगर इसे स्टेप बाय स्टेप समझा जाए तो सबसे पहले पत्तियों में बनी शर्करा को सक्रिय परिवहन द्वारा एटीपी का उपयोग करके फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में लोड किया जाता है, सीव ट्यूब्स में। जैसे ही फ्लोएम के अंदर इतनी सारी शर्करा भर जाती है, वहां का घोल बहुत गाढ़ा हो जाता है, जिसका मतलब है कि वहां का जल विभव काफी कम हो जाता है। प्रकृति हमेशा संतुलन चाहती है, इसलिए इस गाढ़ेपन को कम करने के लिए बिल्कुल पास ही मौजूद जाइलम की पाइपलाइन से पानी परासरण के माध्यम से फ्लोएम के अंदर आ जाता है। और जब एक बंद पाइप में बहुत सारा भोजन और पानी भर जाता है तो फ्लोएम के अंदर भी एक बहुत उच्च स्फीति दाब पैदा हो जाता है, टर्गर प्रेशर। फिर उसी थोक प्रवाह के नियम के अनुसार ये उच्च दबाव भोजन से भरे इस पूरे तरल पदार्थ को उन हिस्सों की ओर तेजी से धकेलता है जहां दबाव कम है, यानी कुंड की तरफ, जो जड़ें या बढ़ते हुए फल हो सकते हैं। जब ये तरल जड़ों तक पहुंचता है तो शर्करा को फिर से सक्रिय रूप से बाहर निकालकर स्टोर कर लिया जाता है। शर्करा के बाहर निकलते ही फ्लोएम का पानी भी वापस जाइलम में लौट जाता है। हाँ, और ये चक्र बिना रुके चलता रहता है। इस बात को कि फ्लोएम ही भोजन का परिवहन करता है और वो नीचे की ओर जाता है, साबित करने के लिए जीव विज्ञान के इतिहास में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग है जिसे गर्डलिंग प्रयोग कहते हैं। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट? हाँ। इस प्रयोग में एक पेड़ के तने से छाल का एक पूरा छल्ला सावधानी से काटकर निकाल दिया जाता है। चूंकि फ्लोएम पेड़ की छाल के बिल्कुल नीचे होता है, वो भी इस छल्ले के साथ बाहर आ जाता है। लेकिन अंदर का कठोर लकड़ी वाला हिस्सा जिसमें जाइलम होता है, उसे सुरक्षित छोड़ दिया जाता है। कुछ हफ्तों तक इस पेड़ का अवलोकन करने पर एक बहुत ही स्पष्ट परिणाम सामने आता है। वो परिणाम ये होता है कि जहां से छल्ला काटा गया था, उसके ठीक ऊपर वाले हिस्से की छाल फूल जाती है और मोटी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्तियों से नीचे की ओर जो भोजन आ रहा था, उसे आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि फ्लोएम कट चुका है। सारा भोजन उस कटे हुए हिस्से के ऊपर जमा होने लगता है। अगर इस स्थिति को लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जड़ों को भोजन मिलना बंद हो जाएगा, वे सूख जाएंगी और अंततः पूरा पेड़ मर जाएगा। यह प्रयोग बहुत ही साधारण तरीके से यह सिद्ध कर देता है कि भोजन नीचे की ओर फ्लोएम के माध्यम से ही जाता है। यह प्रयोग और ये सभी सिद्धांत इस बात की गवाही देते हैं कि प्रकृति ने भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियमों का कितनी कुशलता से उपयोग किया है। विसरण जैसी धीमी प्रक्रिया से लेकर वाष्पोत्सर्जन के जबरदस्त खिंचाव और फ्लोएम के दबाव प्रवाह तंत्र तक हर एक कदम एक तार्किक और सुव्यवस्थित वैज्ञानिक क्रम का हिस्सा है। विद्यार्थियों के लिए सिर्फ तथ्यों को रटना काफी नहीं है, बल्कि इन तंत्रों के पीछे के क्या और क्यों को समझना ही असली ज्ञान है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा ने सच में पौधों के अंदर की इस शांत लेकिन अत्यंत सक्रिय और जटिल दुनिया को खोल कर रख दिया है। अंत में एक ऐसा विचार है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दें। सोचकर देखिए, अगर कोई कल्पना करें कि एक विशालकाय पेड़ केवल सूर्य की गर्मी और पानी के भौतिक गुणों का उपयोग करके बिना कोई आवाज किए, बिना किसी मोटर या बिजली के 130 मीटर की ऊंचाई तक पानी पंप कर देता है। हाँ, एकदम निष्क्रिय तरीके से। अगर भविष्य में मानव इंजीनियरिंग प्रकृति के इस शांत, ऊर्जा मुक्त और पूरी तरह से निष्क्रिय प्लम्बिंग सिस्टम को डिकोड करके इसकी नकल कर ले, तो हमारी गगनचुंबी इमारतें कैसी होंगी? क्या कभी ऐसा संभव होगा कि हम बिना किसी बाहरी ऊर्जा के पानी को 100 मंजिलों तक ऊपर ले जा सकें? ये एक बहुत ही शानदार विचार है। ये प्रकृति के उस बेजोड़ डिजाइन का एक छोटा सा नमूना है जिस पर लगातार शोध और चिंतन होते रहना चाहिए। आज के इस गहरे अध्ययन में बस इतना ही।